नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप लोग। मैं डॉक्टर अमर आज आपके सामने लेकर आया हूँ मॉलिक्यूल बायोलॉजी क्लास 12th का जो चैप्टर है मॉलिक्यूल बायोलॉजी, उसको आज अपन शुरू करेंगे। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस या आनुवंशिकी का आणविक आधार, ये आपका लेक्चर 1 है। बेसिकली बेटा इस चैप्टर के अंदर अपन, इस टॉपिक के अंदर अपन क्या पढ़ेंगे कि जो जेनेटिक्स है या जो इनहेरिटेंस है बेसिकली उसमें मॉलिक्यूलर लेवल पे क्या एक सेल के अंदर होता है, जीन क्या है, क्रोमोसोम क्या है, डीएनए क्या है, आरएनए क्या है, जेनेटिक मटेरियल आनुवंशिक पदार्थ क्या है, इन सब का जो स्टडी है वो अपन आज इस चैप्टर के अंदर करेंगे। तो ये अपना इस चैप्टर का फर्स्ट जो लेक्चर है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, आनुवंशिकी का आणविक आधार। देखते बेटा इस टॉपिक में, इस चैप्टर में सबसे पहले अपन आज पढ़ेंगे न्यूक्लिक एसिड के बारे में। न्यूक्लिक एसिड, और बेटा न्यूक्लिक एसिड क्या होते हैं। अपन सब जानते हैं कि न्यूक्लिक एसिड जो है दे आर बायोमोलिक्यूल्स। ये बेसिकली क्या होते हैं बेटा, जैव अणु, या दे आर क्या, व्हाट इज दी, दे आर बायोमोलिक्यूल्स। ये क्या होते हैं बेटा, जैव अणु होते हैं। जैसे आप लोगों ने 11th क्लास के अंदर बेटा डिस्कस किया होगा स्कूल के अंदर या अपने टीचर के साथ कि जैव अणु क्या होते हैं, कि किसी भी सेल के अंदर जितने भी ऑर्गेनिक मटेरियल है या जितने भी कार्बनिक पदार्थ है वो सभी मिलकर क्या बनाते हैं, जैव अणु बनाते हैं। जैसे प्रोटीन, जैसे डीएनए, जैसे आरएनए, न्यूक्लिक एसिड, डीएनए आरएनए न्यूक्लिक एसिड, ये जैसे वसा, ये सब कार्बोहाइड्रेट, ये सब क्या है बेटा, जैव अणु है। तो न्यूक्लिक एसिड भी क्या है, यह एक जैव अणु है। ये क्या है बेटा, एक बायोमोलिक्यूल। हिंदी इंग्लिश बेटा दोनों साथ में ही चलेगा कि न्यूक्लिक एसिड बेसिकली क्या होते हैं, ये बेटा जैव अणु होते हैं जो करते क्या है, ये आनुवंशिक सूचनाओं का या जेनेटिक इंफॉर्मेशन का संग्रहण करते हैं और साथ ही उनकी अभिव्यक्ति के लिए भी क्या होते हैं बेटा, उत्तरदायी होते हैं। क्या करते हैं बेटा, ये एक जैव अणु होते हैं जो जैव अणु होते हैं जो क्या करते हैं, आनुवंशिक सूचनाओं का संग्रहण करते हैं और साथ ही आनुवंशिक सूचनाओं के संग्रहण के साथ साथ आनुवंशिक सूचनाओं के अभिव्यक्ति के लिए, एक्सप्रेशन के लिए भी क्या होते हैं, उत्तरदायी होते हैं। तो बेटा डेफिनेशन क्या हो गई कि द बायोमोलिक्यूल्स, न्यूक्लिक एसिड्स आर द बायोमोलिक्यूल्स व्हिच आर रेस्पॉन्सिबल फॉर स्टोरेज ऑफ जेनेटिक मटेरियल एज वेल एज एक्सप्रेशन ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन। मीन्स जैव अणु है जो आनुवंशिक सूचनाओं के संग्रहण और उनके अभिव्यक्ति के लिए क्या होते हैं बेटा, उत्तरदायी होते हैं। तो आई थिंक इसकी डेफिनेशन आपको क्लियर हो गई होगी कि दे आर बायोमोलिक्यूल्स विच स्टोर जेनेटिक इंफॉर्मेशन एज वेल एज एक्सप्रेस द इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ कैरेक्टर्स। या ये जैव अणु होते हैं जो आनुवंशिक सूचनाओं का संग्रहण करते हैं और उनकी अभिव्यक्ति के लिए क्या होते हैं बेटा, उत्तरदायी होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं बेटा। ये न्यूक्लिक एसिड जो होते हैं वह न्यूक्लियोटाइड के क्या होते हैं बेटा, बहुलक होते हैं। क्या होते हैं बेटा, न्यूक्लियोटाइड के बहुलक होते हैं। न्यूक्लियोटाइड के, दे आर दी पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। मतलब न्यूक्लिक एसिड जो होते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स आपस में मिलकर, न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ेंगे। कैसे जुड़ेंगे वो अपन नेक्स्ट कुछ स्लाइड्स के अंदर बताएंगे कि न्यूक्लियोटाइड्स आपस में जुड़ते चले जाएंगे और आफ्टर ऑल क्या बनाएंगे, ये बेटा न्यूक्लिक एसिड का फॉर्मेशन करेंगे। क्या बनाएंगे, न्यूक्लिक एसिड। बेटा अपन सब जानते हैं कि सेल के अंदर दो तरीके के न्यूक्लिक एसिड होते हैं। कौन कौन से होते हैं बेटा, एक तो आपका होता है बेटा डीएनए, एक तो क्या होता है डीएनए, और दूसरा कौन सा होता है बेटा, आरएनए। एक होता है डीएनए और दूसरा होता है आरएनए। डीएनए की फुल फॉर्म क्या है बेटा, डीएनए की फुल फॉर्म है डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। क्या है फुल फॉर्म बेटा, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। ध्यान से देखना, डीएनए की फुल फॉर्म होती है डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड और आरएनए की होती है बेटा राइबो न्यूक्लिक एसिड। दे आर द फुल फॉर्म ऑफ डीएनए एंड आरएनए। अब ध्यान से देखना बेटा, अधिकांश जितने भी जीव अपन देखने को, चाहे जीवों की अगर अपन बात करें, मोनेरा के भी हो सकते हैं, प्रोटिस्टा के भी हो सकते हैं, फंजाई भी है, प्लांट्स भी है, एनिमल्स भी है। तो जितने भी मैक्सिमम जितने भी ऑर्गेनिजम्स है उनके अंदर जेनेटिक मटेरियल के फॉर्म के अंदर कौन प्रेजेंट होता है, उनके अंदर बेटा प्रेजेंट होता है आपके डीएनए। लेकिन कुछ वायरसेस है, जैसे आप सबका प्यारा, आपको पता ही है, जिसने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को डेवलप्ड किया, आप सबका प्यारा जो फ्रेंड, कौन सा पता ही होगा बेटा, कोरोना वायरस। कौन सा बेटा,
कोरोना, इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के लिए मेरे ख्याल से रेस्पॉन्सिबल कोरोना वायरस ही है। तो कोरोना वायरस के अंदर जो होता है बेटा, आरएनए जो होता है वह जेनेटिक मटेरियल के फॉर्म के अंदर होता है, लेकिन मैक्सिमम ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल के फॉर्म के अंदर होता है वो कौन होता है बेटा, डीएनए होता है। इसके बारे में और अपन आगे बात करेंगे। लेकिन फिर ऐसे सेल या ऐसे जीव जिनके अंदर आनुवंशिक पदार्थ या जिनके अंदर जेनेटिक मटेरियल के फॉर्म के अंदर डीएनए है, तो उसके अंदर बेटा आरएनए क्या काम करता है? ऐसी बात नहीं है कि उसके अंदर आरएनए नहीं होगा, उसके अंदर आरएनए भी होगा, लेकिन उसके अंदर जो आरएनए है वो आरएनए मैक्सिमम किसके फॉर्म के अंदर काम करेगा बेटा? संदेशवाहक, मतलब किसके फॉर्म के अंदर? मैसेंजर के फॉर्म के अंदर वह काम करेगा। क्लियर है बेटा पॉइंट्स? नेक्स्ट देखते हैं बेटा आरएनए। नेक्स्ट की बात करें अपन, बहुत ही अच्छा पॉइंट्स है, एनसीईआरटी के बिल्कुल लाइन है बेटा कि आरएनए जो होता है ये अनुकूलक के रूप में, इट एक्ट्स एज अडेप्टर मॉलिक्यूल्स, ये एडेप्टर मॉलिक्यूल्स के रूप में, स्ट्रक्चर मॉलिक्यूल्स के रूप में, एंड कुछ केसेस के अंदर इट आल्सो एक्ट्स एज अ कैटालाइट्स। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर ऑल टाइप ऑफ कंपटीशन एग्जाम कि जब आरएनए जो होता है यदि वह उत्प्रेरक के रूप में काम करता है तो उसका एग्जाम्पल क्या है? उसका एग्जाम्पल है बेटा राइबोजाइम। क्या एग्जाम्पल है? राइबोजाइम। राइबोजाइम इज अ कैटालिटिक आरएनए। यदि आरएनए एंजाइम जो है वह उत्प्रेरक के रूप में काम करे तो उसको अपन क्या बोलते हैं बेटा? राइबोजाइम बोलते हैं। इसको उत्प्रेरकी आरएनए या इसी को अपन कैटालिटिक आरएनए भी कहते हैं। आई थिंक क्लियर है। मैं एक बार इरेज कर लेता हूं, जिस किसी को भी नोट्स वगैरह बनाने हैं तो वो बेटा आराम से इसके बेटा चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। बेटा न्यूक्लिक एसिड की बात करते हैं कि व्हाट इज द कंपोनेंट ऑफ न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड के अंदर क्या क्या होता है? बेसिकली बेटा न्यूक्लिक एसिड के अंदर तीन चीजें होती है। एक तो होता है बेटा नाइट्रोजन बेस। क्या होता है बेटा? नाइट्रोजन क्षार। इसको हिंदी में लिखते हैं बेटा नाइट्रोजन क्षार। क्या लिखते हैं बेटा? नाइट्रोजन क्षार। पेंटोज सुगर, क्या लिखते हैं इसको हिंदी के अंदर बेटा? इसको हिंदी में लिखते हैं बेटा पेंटोज सुगर। क्या लिखते हैं? पेंटोज शर्करा। ठीक है, हिंदी भी साथ में ले रहा हूं बेटा मैं आपकी। और तीसरी चीज होती है इसके अंदर फॉस्फोरिक एसिड। क्या होता है बेटा? फॉस्फोरिक अम्ल। तो जो आपका न्यूक्लिक अम्ल होता है, न्यूक्लिक अम्ल के अंदर बेसिकली तीन कंपोनेंट होते हैं। एक तो आपके नाइट्रोजन क्षार, दूसरा आपके पेंटोज सुगर और तीसरा होता है बेटा फॉस्फोरिक अम्ल। ठीक है, अब एक एक को अपन आगे डिस्कस करेंगे कि नाइट्रोजन क्षार क्या होते हैं, पेंटोज शुगर क्या होती है, फॉस्फोरिक एसिड क्या होते हैं। देखिएगा बेटा नाइट्रोजन बेस, बेसिकली नाइट्रोजन क्षार जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। दो तरीके कौन कौन से बेटा? एक तो होता है आपके प्यूरिन। एक तो क्या होता है बेटा? प्यूरिन। एक होगा प्यूरिन और दूसरा क्या होगा बेटा? पायरिमिडिन। एक तो होगा प्यूरिन और दूसरा क्या होगा बेटा? पायरिमिडिन। यहाँ पे बेटा एक बहुत ही अच्छा, अभी तक जितने भी कंपटीशन हुए उसके अंदर क्वेश्चन नहीं देखने को मिला है। क्या क्वेश्चन है वो अपन इसी के अंदर करेंगे। प्यूरिन जो होते हैं ये द्विवलय युक्त संरचना होते हैं। कैसे होते हैं? इनकी जो स्ट्रक्चर होती है वह द्विवलय, आगे अपन देखेंगे, इसकी स्ट्रक्चर भी देखेंगे बेटा। इसकी जो स्ट्रक्चर होती है इसके अंदर दो बेंजीन रिंग से मिलकर बनी होती है, जबकि पिरामिडिन जो होती है वह एकल वलय युक्त संरचना होती है। कैसी होती है बेटा? पहली बात तो अपन क्या कह रहे हैं कि नाइट्रोजन क्षार जो होते हैं वह होते हैं दो तरीके के। एक तो होता है प्यूरिन, एक तो होता है आपके प्यूरिन और दूसरा क्या होता है बेटा? पिरामिडिन। प्यूरिन के अंदर डबल रिंग स्ट्रक्चर होती है और पिरामिडिन के अंदर क्या होती है बेटा? सिंगल रिंग स्ट्रक्चर होती है। बेटा सिंपल सी बात है, मुझे बताइए प्यूरिन का मॉलिक्यूलर वेट उसका अनुपात ज्यादा होगा या पिरामिडिन का ज्यादा होगा? तो बेटा सीधी सी बात है, द्विवलय डबल रिंग स्ट्रक्चर है तो इसका आणविक भार जो होता है ये भारी आणविक भार वाले होते हैं, जबकि ये कैसे होते हैं बेटा? हल्के आणविक भार वाले होते हैं। बेटा प्यूरिन जो होती है, ध्यान से देखना इधर, प्यूरिन जो होती है ये आपके दो तरीके की होती है। एक तो होती है एडिनिन, एक तो क्या होती है बेटा? एडिनिन। एक होती है आपके एडिनिन और दूसरी होती है ग्वानिन। दूसरी कौन सी होती है बेटा? ग्वानिन। एडिनिन और ग्वानिन। यहाँ पे बता भी रखा है कि प्यूरिन जो होती है वह प्यूरिन आपके एक तो होती है एडिनिन और दूसरी क्या होती है बेटा? ग्वानिन। एडिनिन को जो है अपन कैपिटल ए से डिनोट करते हैं और ग्वानिन को किससे डिनोट करते हैं बेटा? कैपिटल जी से। फिर बात करते हैं पिरामिडिन की। बेटा पिरामिडिन जो होती है वह तीन तरीके की होती है। अपन ध्यान रखना बेटा, नाइट्रोजन बेस ऑफ न्यूक्लिक एसिड पढ़ रहे हैं, डीएनए या आरएनए को मैं सेपरेट करके नहीं पढ़ा रहा हूं।
ध्यान रखना, वो अपन आगे बाद में सेपरेट करेंगे। पिरामिडिन होती है वो 3 तरीके की होती है। एक तो होती थाइमिन, ये यहाँ पे ए है, ए की जगह कैपिटल की मानना बेटा, थाइमिन। दूसरी होती है साइटोसिन, जी लिख रखा है, इसको कैपिटल सी मानना है। और तीसरी होता है बेटा यूरेसिल, ये यहाँ पे मिस प्रिंट है बेटा, ध्यान रखना। थाइमिन को कैपिटल टी, साइटोसिन को कैपिटल सी और यूरेसिल को कैपिटल यू से डिनोट करते हैं। तो क्या कहा अपन ने, प्यूरिन जिसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होता है, डबल रिंग स्ट्रक्चर होती है, और प्यूरिन होती है 2 तरीके की, एडेनिन और थाइमिन। और पिरामिडिन कैसी होती है, सिंगल एकल वलय युक्त संरचना होती है, इनका मॉलिक्यूलर वेट प्यूरिन से क्या होता है, कम होता है। और ये 3 तरह की होती है, थाइमिन, साइटोसिन और यूरेसिल। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं इनकी स्ट्रक्चर। एक बार अगर आपको डायग्राम वगैरह इनके कुछ नोट्स वगैरह बनाने हैं तो आराम से आप लोग बना दीजिए, आराम से बना दीजिए आप लोग। प्यूरिन और पिरामिडिन, नाइट्रोजन क्षार की अगर अपन बात कर रहे हैं, ठीक है बेटा, ये है प्यूरिन और पिरामिडिन, आराम से बना दीजिए। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट अब बात करते हैं बेटा अपन ने क्या कहा अभी, नाइट्रोजन क्षार। ये क्या है बेटा, इसको हिंदी में लिखते हैं बेटा नाइट्रोजन क्षार। वही बात जो अभी मैंने पढ़ा है, नाइट्रोजन क्षार जो होते हैं वो होते हैं 2 तरीके के, एक तो आपके प्यूरिन और एक पिरामिडिन। एक क्या होता है बेटा प्यूरिन और दूसरे क्या होता है बेटा पिरामिडिन। और प्यूरिन जो होते हैं 2 तरीके के, एडेनिन और गुआनिन, कैपिटल ए और जी। और पिरामिडिन होते हैं वो 3 तरीके के होते हैं, साइटोसिन, थाइमिन और यूरेसिल। ये बेटा देखना स्ट्रक्चर, एक मैंने आपको स्ट्रक्चर बताइए, ध्यान से देखिएगा। स्ट्रक्चर है प्यूरिन और पिरामिडिन। पहले इस स्ट्रक्चर को देखते हैं। अपन ने क्या कहा था बेटा, अपन ने कहा था कि जो प्यूरिन होती है वह प्यूरिन डबल रिंग स्ट्रक्चर होती है, जबकि जो पिरामिडिन होती है वह सिंगल रिंग स्ट्रक्चर होती है। ये कैसी है बेटा, प्यूरिन जो होती है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैं आपको आगे क्वेश्चन कराऊंगा बेटा। ये जो प्यूरिन होती है इट इज अ डबल रिंग स्ट्रक्चर। कैसी होती है बेटा, डबल रिंग स्ट्रक्चर होती है, मतलब द्विवलय युक्त संरचना होती है, द्विवलय युक्त संरचना। जबकि पिरामिडिन होती है वह होती है सिंगल रिंग स्ट्रक्चर, सिंगल रिंग स्ट्रक्चर, एकल वलय युक्त संरचना होती है, एकल वलय। तो सीधी सी बात है, ये प्यूरिन की स्ट्रक्चर है, ये पिरामिडिन की स्ट्रक्चर है। इसका जो अणुभार होता है, इसका अणुभार ज्यादा होता है और इसका अणुभार जो होता है, पिरामिडिन का अणुभार जो होता है वह कैसा होता है बेटा, कम होता है। आई थिंक क्लियर है। फिर अपन ने क्या बात की बेटा, ध्यान से देखना कि प्यूरिन 2 तरीके की, पिरामिडिन 3 तरीके की। ये बेटा सिंपल से स्ट्रक्चर अपन ने दे रखे हैं, ध्यान से देखना। ये स्ट्रक्चर है कि एडेनिन की स्ट्रक्चर क्या होती है, गुआनिन की स्ट्रक्चर क्या होती है और साइटोसिन, यूरेसिल की स्ट्रक्चर क्या होती है। ये एडेनिन की स्ट्रक्चर है, ये गुआनिन की स्ट्रक्चर है। बेटा स्ट्रक्चर लर्न करनी है, इसमें अपन ज़्यादा कोई टाइम वेस्ट करेंगे नहीं। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। बेटा ध्यान रखना, न्यूक्लिक एसिड के अंदर, न्यूक्लिक अम्ल के अंदर जो प्यूरिन है, प्यूरिन 2 तरीके की। अभी अपन ने पढ़ा था कि जो प्यूरिन है आपके, जो प्यूरिन है, क्या कहा अपन ने, जो प्यूरिन होती है वह 2 तरीके की होती है। कौन कौन सी, एक तो होती है बेटा आपके एडेनिन, ठीक है, और दूसरी कौन सी होती है बेटा, दूसरी होती है गुआनिन, ठीक है, ध्यान से देखना। फिर अपन ने कहा कि पिरामिडिन जो होती है बेटा, पिरामिडिन भी आपके 3 तरीके की होती है। आरएनए में कौन सी होती है, डीएनए में कौन सी होती है, सब बता दूंगा, चिंता ना करें। एक तो होती है बेटा थाइमिन, एक तो होती है बेटा आपके थाइमिन जिसको कैपिटल टी से डिनोट करते हैं। दूसरा होता है बेटा आपके साइटोसिन, इसको कैपिटल सी से। और तीसरी होती है बेटा आपके यूरेसिल, जिसको लिखते हैं बेटा कैपिटल यू से। ये अपने लास्ट स्लाइड में अभी पढ़ाई है, इसको कैपिटल ए से, इसको जी से, ठीक है बेटा। ये एक मैंने सिंपल सा एक कार्टून की तरह बनाया है कि प्यूरिन हमेशा किसके साथ ऐड होता है, प्यूरिन हमेशा ऐड होगा पिरामिडिन के साथ। प्यूरिन हमेशा किसके साथ जुड़ेगा, प्यूरिन बेटा हमेशा पिरामिडिन के साथ जुड़ेगा। और उसके बीच के अंदर कौन से बॉन्ड होंगे, उसके बीच में बेटा होते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। कौन से बंद होते हैं बेटा, हाइड्रोजन बंद।
क्या पाए जाएंगे बेटा, हाइड्रोजन बंध होते हैं जो इनके बीच में प्रेजेंट होते हैं। प्यूरिन हमेशा पिरामिडिन के साथ जुड़ता है, इसका मतलब एडेनिन और गुआनिन जो है इनमें से किसी के साथ जुड़ेंगे, सीधी सी बात है। मैं कह रहा हूं कि प्यूरिन किसके साथ जुड़ेगा, प्यूरिन जुड़ेगा बेटा पिरामिडिन के साथ, इसका मतलब एडेनिन और गुआनिन जो है वो इनमें से किसी के साथ जुड़ेंगे। तो बेटा ध्यान रखना, एडेनिन हमेशा, ये बेटा थोड़ा सा मैं बड़ा करता हूं, इसको ध्यान से देखना, एडेनिन हमेशा थाइमिन के साथ, एडेनिन हमेशा थाइमिन के साथ 2 हाइड्रोजन बंध से जुड़ता है। एडेनिन जो होता है हमेशा, एडेनिन जो हमेशा थाइमिन के साथ, एडेनिन हमेशा थाइमिन के साथ, एडेनिन हमेशा थाइमिन के साथ 2 हाइड्रोजन बंध बनाकर रहता है। ये क्या है बेटा, 2 हाइड्रोजन बंध है। और गुआनिन जो होता है वह साइटोसिन के साथ 3 हाइड्रोजन बंध बनाकर रहता है। ये कितने बंध है बेटा, 3 हाइड्रोजन बंध है। आप कहोगे सर ऐसा क्यों, एडेनिन साइटोसिन के साथ क्यों नहीं जुड़ा, गुआनिन थाइमिन के साथ क्यों नहीं जुड़ा? तो बेटा एक्चुअली क्या होता है, एक्चुअली आप लोगों ने केमिस्ट्री के अंदर पढ़ा होगा कि जब बंध बनाने की जो कैपेसिटी होती है, जो एक दूसरे के कॉम्पिटिबल होते हैं उन्हीं के बीच होती है। एडेनिन की थाइमिन के साथ ही हाइड्रोजन बंध बनाने की कैपेबिलिटी है, एडेनिन की थाइमिन के साथ ही हाइड्रोजन बंध बनाने की कैपेबिलिटी है। ये कभी भी साइटोसिन के साथ हाइड्रोजन बंध नहीं बना सकता है। तीसरी चीज बेटा, तीसरी चीज क्या है, आरएनए के अंदर बेटा आप लोगों को मैं बातें आगे बताऊंगा अभी कि अपन ने कहा न्यूक्लिक एसिड 2 तरीके के होते हैं। अपन ने कहा न्यूक्लिक एसिड जो होते हैं वो 2 तरीके के होते हैं। न्यूक्लिक एसिड एक तो होता है डीएनए और एक होता है आरएनए। तो जो बेटा डीएनए होता है, डीएनए के अंदर जो होता है वह एडेनिन होता है। डीएनए के अंदर एक तो होता है आपके एडेनिन, फिर होता है ग्वेनिन, फिर होता है थाइमिन और साइटोसिन। जबकि आरएनए के अंदर थाइमिन की जगह पर, आरएनए के अंदर थाइमिन की जगह पर क्या प्रेजेंट होता है बेटा, यूरेसिल प्रेजेंट होता है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना, आरएनए के अंदर थाइमिन की जगह पर क्या पाया जाता है, यूरेसिल पाया जाता है। तो बेटा सिंपल सा कहा अपन ने, इस स्लाइड के अंदर क्या कहा अपन ने, इस स्लाइड के अंदर कहा अपन ने, इस स्लाइड के अंदर बिल्कुल सिंपल सी बात है बेटा, देख लीजिए आप लोग कि प्यूरिन पिरामिडिन के साथ हाइड्रोजन, एक मिनट मैं इसको पूरा रफ कर लेता हूं, पूरा रफ कर लेते हैं, आप आराम से इसको देख लीजिएगा। ठीक है कि प्यूरिन जो होता है वह पिरामिडिन के साथ हाइड्रोजन बंध बना के रहता है, एडेनिन थाइमिन के साथ 2 हाइड्रोजन बंध बनाएंगे, गुआनिन जो होता है वह साइटोसिन के साथ 3 हाइड्रोजन बंध बनाएगा। जबकि अपन सब जानते हैं कि आरएनए के अंदर थाइमिन की जगह पर क्या होता है बेटा, यूरेसिल होता है। तो वहां पर एडेनिन जो होता है वह यूरेसिल के साथ 3 बॉन्ड बनाकर रहता है। कितने बॉन्ड बना के रहेगा बेटा, 3 बॉन्ड बनाकर रहता है। चलते हैं बेटा नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर, आई थिंक वेरी सिंपल। नेक्स्ट बात करते हैं बेटा न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड क्या होते हैं। अपन ने कहा था कि न्यूक्लिक एसिड के अंदर 3 कंपोनेंट होते हैं, एक तो होता है नाइट्रोजन बेस, एक होता है आपके पेंटोज शुगर और तीसरा जो होता है वह आपके होता है फॉस्फोरिक एसिड। तो नाइट्रोजन बेस अपन अभी पढ़ रहे हैं, उसके बाद है बेटा न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड। बेटा न्यूक्लियोसाइड क्या होता है, इसको पढ़ने से पहले अगर अपन थोड़ा सा पहले शुगर के बारे में बात कर लें कि शर्करा क्या होती है, कौन कौन सी इसके अंदर शर्करा होती है, उसको अपन देख लेते हैं। देखना उसके बाद आपको न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड ज्यादा समझ में आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बेटा शर्करा क्या है, तो दूसरा पॉइंट है शर्करा। बेटा न्यूक्लिक अम्ल के अंदर या न्यूक्लिक एसिड के अंदर 5 कार्बन युक्त शर्करा होती है। कौन सी होती है बेटा, 5 कार्बन युक्त शर्करा पाई जाती है। और 5 कार्बन युक्त शर्करा कौन सी होती है बेटा, वह शर्करा होती है बेटा पेंटोज शर्करा। क्या कह रहा हूं मैं, न्यूक्लिक अम्ल के अंदर 5 कार्बन युक्त कौन सी शर्करा पाई जाती है, पेंटोज शर्करा प्रेजेंट होती है।
कौन सी शर्करा होती है बेटा? पेंटोज शुगर पर। यह भी बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है कि न्यूक्लिक अम्ल के अंदर किस प्रकार की शर्करा देखने को मिलती है, उसके अंदर कितने कार्बन होते हैं। तो बेटा न्यूक्लिक अम्ल के अंदर जो शर्करा होती है वह होती है 5 कार्बन, और अपन सब जानते हैं कि जो 5 कार्बन युक्त शर्करा होती है इसको अपन लोग क्या बोलते हैं बेटा? पेंटोज शर्करा कहते हैं। अब देखना बेटा, पेंटोज शर्करा तो कह दिया। डीएनए के अंदर अलग तरह की शर्करा होगी, आरएनए के अंदर क्या होगी? अलग तरह की शर्करा होगी। बेटा डीएनए के अंदर जो शर्करा होती है वो होती है डीऑक्सीराइबोज। कौन सी होती है बेटा? डीऑक्सीराइबोज। डीऑक्सीराइबोज होती है। जबकि आरएनए के अंदर कौन सी शर्करा होती है? राइबोज शर्करा होती है। ध्यान से देखना, अपन का जो शर्करा होती है, मैं एक बार देख लेते हैं कि जो शर्करा होती है वह कौन सी होती है बेटा? 5 कार्बन युक्त शर्करा होती है। 5 कार्बन युक्त शर्करा को क्या बोलते हैं बेटा? पेंटोज शर्करा बोलते हैं। क्या बोलेंगे बेटा उसको बोलेंगे पेंटोज शर्करा। डीएनए के अंदर कौन सी शर्करा होती है बेटा? डीएनए के अंदर होती है आपके डीऑक्सीराइबोज, जबकि आरएनए के अंदर होती है वह होती है बेटा राइबोज। डीऑक्सीराइबोज का जो फॉर्मूला होता है वो होता है C5H10O4, जबकि आरएनए के अंदर क्या होता है बेटा? C5H10O5। एक O का अंतर है, केवल एक O कैसे अंतर है वो अपन नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। तो ये बेटा है शर्करा के बारे में। नेक्स्ट देखना बेटा, हाँ बेटा अपन लोग बात कर रहे हैं शर्करा के बारे में। शुगर जो होती है कौन कौन सी होती है बेटा? अपन सब जानते हैं कि ये है 2 शर्करा, राइबोज शर्करा और डीऑक्सीराइबोज शर्करा, दोनों पेंटोज शर्करा है। पहली बात तो क्या है बेटा, जो आपकी राइबोज शर्करा होती है ये किस में होती है बेटा? आरएनए के अंदर होती है। किस में होती है बेटा? आरएनए में प्रेजेंट होती है। और डीऑक्सीराइबोज शर्करा किसके अंदर होती है बेटा? ये होती है आपके डीएनए के अंदर प्रेजेंट होती है। अब यहाँ पे देख बेटा, ध्यान से देखना बेटा, ये 1 नंबर कार्बन, ये 2 नंबर कार्बन, ये 3 नंबर कार्बन, ये 4 और ये 5 नंबर कार्बन। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, और कहीं नहीं ध्यान देना बेटा। यहाँ पे 2 नंबर जो कार्बन है यहाँ पे ध्यान दीजिए, इसके भी 2 नंबर ध्यान दीजिए। यहां से यहां क्या हुआ बेटा? डीऑक्सी। बायोलॉजी के अंदर डी का मतलब होता है हट जाना, डिलीट हो जाना। हट जाना, डिलीट हो जाना। किसका? ऑक्सी का। अगर राइबोज शर्करा के, क्या कह रहा हूं, अगर राइबोज शर्करा के द्वितीय कार्बन से, दूसरे नंबर कार्बन से एक ऑक्सीजन परमाणु कम हो जाता है तो जो बनने वाली शर्करा रहेगी वह शर्करा कौन सी होगी बेटा? डीऑक्सीराइबोज। क्या कह रहा हूं, यदि राइबोज शर्करा के सेकंड नंबर कार्बन से, द्वितीय कार्बन से एक ऑक्सीजन परमाणु हट जाए तो क्या प्राप्त होता है बेटा? डीऑक्सीराइबोज शर्करा प्राप्त होती है। अब देखना बेटा, अब यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट है इस कॉन्सेप्ट से, ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है बेटा। देखो बेटा, किसी भी चीज की जो रिएक्टिविटी होती है, क्या होती है बेटा? रिएक्टिविटी। किसी भी केमिकल की जो रिएक्टिविटी है, या जिसको अपन हिंदी के अंदर लिखते हैं क्रियाशीलता, क्रियाशीलता जो होती है वह हमेशा ऑक्सीजन या O2 लिख लो या O लिख लो, केमिस्ट्री नहीं पढ़ रहे अपने, बायोलॉजी में इतनी केमिस्ट्री चल जाएगी। ऑक्सीजन के समानुपात, ऑक्सीजन जितने ज्यादा ऑक्सीजन होंगे उतना ही ज्यादा वो क्या होगा? क्रियाशील होता है। ठीक है। दूसरी बात मैं बता रहा हूं, किसी भी चीज का जो स्टेबिलिटी है, किसी भी चीज की जो स्टेबिलिटी है, या जिसको बोलते हैं बेटा स्थायित्व, क्या बोलते हैं? स्थायित्व। स्थायित्व हमेशा रिएक्टिविटी के क्या होता है? इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। क्या कह रहा हूं, ये बता, 2 कॉन्सेप्ट है, ध्यान से आप लोग इसको नोट कीजिएगा। क्या कह रहा हूं कि जिस केमिकल के अंदर ऑक्सीजन ज्यादा, जिस केमिकल के अंदर ऑक्सीजन ज्यादा वह उतना ही ज्यादा क्रियाशील, ठीक है, और जिसके अंदर ऑक्सीजन कम वह उतना ही कम क्रियाशील। ठीक है। दूसरा क्या कह रहा हूं, स्थायित्व या जो स्टेबिलिटी होती है, स्थायित्व या जो स्टेबिलिटी होती है वह हमेशा रिएक्टिविटी के इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, एक बार ये नोट कर लो, उसके बाद मैं इसको और कॉन्सेप्ट को थोड़ा एलिब्रेट करता हूं। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा है, देखिएगा, देखना कि अब मुझे बताओ ऑक्सीजन किस में ज्यादा है? बताइए, आप बताइए। ऑक्सीजन के भाई के सर, ऑक्सीजन तो सीधी सी बात है कि ऑक्सीजन आपके हमारे राइबोज के अंदर ज्यादा है। ये देख लो ना, ये यहाँ पर H है और यहाँ पर क्या है? OH है, सेकेंड नंबर कार्बन पर। यहाँ पर ऑक्सीजन ज्यादा, बताइए
यहां पर ऑक्सीजन क्या हो गई, ज्यादा हो गई। अगर ऑक्सीजन ज्यादा है तो इसकी क्रियाशीलता क्या होगी, इसकी क्रियाशीलता भी भाई क्या ज्यादा होगी, सीधी सी बात है, क्रियाशीलता भी क्या होगी, ज्यादा होगी। और अगर क्रियाशीलता ज्यादा है तो इसका स्थायित्व या जो स्टेबिलिटी है, स्थायित्व क्या हो जाएगा बेटा, इसका स्थायित्व क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यहां पर क्या है, यहां पर ऑक्सीजन कम है, अगर ऑक्सीजन कम है तो इसकी रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी, इसकी भाई रिएक्टिविटी हो जाएगी कम। अगर रिएक्टिविटी कम हो जाएगी तो इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। बेटा देखो, अपन ने फर्स्ट स्लाइड के अंदर कहा था कि अधिकांश जीवों के अंदर डीएनए जो होता है वह आनुवांशिक पदार्थ होता है, आरएनए नहीं होता है। उसका रीजन यही है बेटा, डीएनए जो होता है यह ज्यादा स्थायी होने के कारण सूचनाओं का स्टोरेज ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा इजी तरीके से कर पाता है। इसलिए अधिकांश जीवों के अंदर जो डीएनए है उसको आनुवांशिक पदार्थ के रूप में रखा गया, आरएनए को नहीं। तो ये होगी बेटा शर्करा के बाद में। अब देखना बेटा, अगर अपन बात कर रहे थे न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड की, ठीक है, अब बात करते हैं न्यूक्लियोसाइड क्या होते हैं। बेटा जब नाइट्रोजन सार शर्करा के साथ जुड़ जाए, कौन सी शर्करा के साथ, पेंटोज शर्करा के साथ जुड़ जाए तो उसको अपन लोग क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं बेटा न्यूक्लियोसाइड। क्या बोलते हैं बेटा, न्यूक्लियोसाइड। जब नाइट्रोजन सार पेंटोज शर्करा के साथ जुड़ जाए तो जो बनने वाली जो केमिकल है, जो बनने वाला जो पदार्थ है, उसको अपन लोग क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे न्यूक्लियोसाइड। और जब न्यूक्लियोसाइड फॉस्फोरिक एसिड के साथ जुड़ जाए तो जो बनेगा उसको क्या बोलेंगे बेटा, न्यूक्लियोटाइड बोलेंगे। सिंपल सी बात है, नाइट्रोजन सार जब पेंटोज शर्करा के साथ जुड़ा तो क्या बोल दिया, उसको न्यूक्लियोसाइड बोल दिया। और जब न्यूक्लियोसाइड के साथ फॉस्फोरिक एसिड जुड़ गया तो क्या बोलेंगे, उसको न्यूक्लियोटाइड। इसको अपन थोड़ा सा इसी चीज को आगे और अपन डिस्कस कर सकते हैं। न्यूक्लियोसाइड क्या होता है, न्यूक्लियोसाइड ऊपर से उठा लो, न्यूक्लियोसाइड होता है बेटा नाइट्रोजन सार प्लस पेंटोज शर्करा। और अगर पेंटोज इन तीनों को आपस में जोड़ दे, फॉस्फोरिक एसिड को भी जोड़ दे तो जो बनेगा ये होगा आपके न्यूक्लियोटाइड। क्लियर है बेटा, ये है न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड। अब इसमें अंदर बॉन्डिंग क्या होती है वो अपन देखते हैं। देखो बेटा ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखना, ये है आपके एक न्यूक्लियोसाइड। ध्यान से देखना, ये है पेंटोज शर्करा और ये है नाइट्रोजन सार। क्या कह रहा हूं, पेंटोज शर्करा और नाइट्रोजन सार के बीच में कैसे बॉन्डिंग होती है वो भी देख लेते हैं बेटा। जैसे मैं कह रहा हूं ये है आपका पेंटोज शर्करा, ये हो गई पेंटोज शर्करा, ठीक है। ध्यान से देखना, यहां होता है H, यहां होता है OH, यहां होता है अपन RNA का ही लेते हैं, ठीक है, ताकि इजी रहेगा अपने लिए, या DNA का ले लेते हैं, चलो आप जो भी उचित माने। OH, यहाँ पर H, यहाँ पर H और यहाँ पर CH2OH। अब देखना बेटा, ये इसकी नंबरिंग है, 1 नंबर कार्बन, 2 नंबर कार्बन, 3 नंबर कार्बन, 4 नंबर और 5 नंबर। यहाँ पे भी कर लेते हैं, ये 1 नंबर कार्बन, ये 2 नंबर कार्बन, 1 नंबर 2 नंबर, ये हो गया 3 नंबर, ये हो गया 4 नंबर कार्बन और ये हो गया बेटा 5 नंबर कार्बन। बेटा कोई भी नाइट्रोजन सार है, कोई भी नाइट्रोजन सार यहाँ पर आकर जुड़ जाएगा। कौन आकर जुड़ेगा बेटा, नाइट्रोजन सार। यहाँ पर नाइट्रोजन सार आकर जुड़ेगा और यहाँ से एक वाटर का मॉलिक्यूल, जल का एक अणु यहाँ से डिलीट होगा। इसका मतलब ये कौन सी अभिक्रिया है, डिहाइड्रोजिनेशन रिएक्शन है। कौन सी है बेटा, डिहाइड्रोजिनेशन रिएक्शन है, ठीक है। और इनके बीच के अंदर एक बॉन्ड बनता है जिसको बोलते हैं बेटा एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बनता है बेटा, एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। बेटा पूछ सकते हैं, क्या पूछ सकते हैं कि नाइट्रोजन सार जो है पेंटोज शर्करा के साथ कौन सा बंध बनाता है, तो कौन सा बंध बनाता है बेटा, एन
ग्लाइकोसाइडिक बंध बनाकर रहता है। और कौन से नंबर कार्बन पे बनाता है बेटा? कार्बन 1 ऑफ पेंटोज शुगर। पेंटोज शर्करा के 1 नंबर कार्बन के साथ जो है वह बंध बनाकर रहता है। ठीक है बेटा। अब देखना बेटा, अब अपन ने क्या कहा, ये ऊपर जो स्टेटमेंट लिख रखा है कि नाइट्रोजनस बेस, एक मिनट बेटा, नाइट्रोजनस बेस इज लिंक टू द पेंटोज शुगर थ्रू एन ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। किससे जुड़ा रहता है बेटा? एन ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज से जुड़ा रहता है। ठीक है बेटा। अब देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर बढ़ते हैं अपन। ये है बेटा एक न्यूक्लियोटाइड। अभी अपन ने बताया था कि न्यूक्लियोसाइड क्या होता है कि जब नाइट्रोजन सार किसके साथ जुड़ता है? नाइट्रोजन साथ शर्करा के साथ या पेंटोज शर्करा के साथ जुड़ता है। पेंटोज शर्करा के साथ जुड़ता है तो जो स्ट्रक्चर है उसको तो बोलते हैं अपन न्यूक्लियोसाइड। क्या बोलते हैं बेटा? न्यूक्लियोसाइड। और जब न्यूक्लियोसाइड के साथ फॉस्फोरिक अम्ल जुड़ जाए तो क्या बनता है बेटा? न्यूक्लियोटाइड बनता है। तो वही बेटा बताया है। ये बेटा क्या है? ये स्ट्रक्चर है आपके एडेनिन की। किसकी स्ट्रक्चर है बेटा? ये स्ट्रक्चर है एडेनिन की। और अपन सब जानते हैं कि एडेनिन जो है वह क्या है बेटा? एडेनिन आपके नाइट्रोजन क्षार है। ठीक है। एडेनिन जो होता है वह पेंटोज शर्करा के साथ जुड़ गया। ये कार्बन नंबर कौन सा है? ये कार्बन नंबर है 1। और ये वाला जो बॉन्डिंग है, ये बॉन्डिंग कौन सा हो जाएगा बेटा? एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड होगा। ठीक है। अब देखना बेटा, ये स्ट्रक्चर जो है, यहां तक ये वाली स्ट्रक्चर जो है, ये स्ट्रक्चर तो हो गई आपके न्यूक्लियोसाइड की। किसकी हो गई बेटा? न्यूक्लियोसाइड की। अब न्यूक्लियोसाइड जब फॉस्फोरिक एसिड के साथ जुड़ेगा तो क्या बनेगा बेटा? न्यूक्लियोटाइड। तो न्यूक्लियोसाइड मतलब जो 5 नंबर कार्बन है, कौन सा? ये वाला बेटा, ये जो 5 नंबर कार्बन है इसके साथ कौन जुड़ रहा है बेटा? फॉस्फोरिक एसिड जुड़ रहा है। इसके साथ कौन जुड़ेगा? फॉस्फोरिक एसिड। मतलब अगर अपन कहें कि 5 नंबर कार्बन के साथ फॉस्फोरिक एसिड जुड़ेगा तो जो स्ट्रक्चर, जो पूरी स्ट्रक्चर बनती है उसको अपन लोग क्या बोलते हैं? उसको बोलेंगे बेटा न्यूक्लियोटाइड। और यहां पर जो बॉन्डिंग होती है, ये वाली जो बॉन्डिंग आपको दिख रही है, ये वाली मैं इरेज कर लेता हूं, आराम से देख लेना कि जो 5 नंबर कार्बन है, ये वाला हो गया बेटा आपके 5 नंबर कार्बन। कौन सा कार्बन है बेटा? 5 नंबर कार्बन। 5 नंबर कार्बन के साथ कौन जुड़ा है? 5 नंबर कार्बन के साथ बेटा फॉस्फोरिक एसिड जुड़ा है। और ये वाला जो बॉन्डिंग है, इस बॉन्डिंग को क्या बोलेंगे बताइए? बोलिए। फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। क्या बोलेंगे बेटा? फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। क्या बोलेंगे? फॉस्फोएस्टर बंध। कौन सा बोलेंगे बेटा? फॉस्फोएस्टर बंध। तो क्या कह रहा हूं? 2 तरीके के बंध पढ़े अपन ने, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड और फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। ठीक है बेटा। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है, मतलब सिंपल सी बात कही अपन ने, ये वाला वापस देख लो बेटा। जब नाइट्रोजन बेस शुगर के साथ जुड़ता है तो बनती है ये वाली जो स्ट्रक्चर है, इसको तो अपन ने बोल दिया न्यूक्लियोसाइड। क्या बोल दिया? न्यूक्लियोसाइड। और जब न्यूक्लियोसाइड फॉस्फेट ग्रुप के साथ जुड़ेगा तो जो स्ट्रक्चर बनती है उसको क्या बोलते हैं बेटा? न्यूक्लियोटाइड। ये वाला बंध जो होता है, ये कार्बन नंबर 1 के साथ जो बनता है, इसको बोलते हैं एन ग्लाइकोसाइडिक बंध, एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। ठीक है। क्या बोलेंगे हिंदी के अंदर? एन ग्लाइकोसाइडिक बंध, एन ग्लाइकोसाइडिक बंध। और ये वाला जो कार्बन नंबर 5 के साथ बनता है, ये बंध जो होता है वह होता है बेटा आपके फॉस्फोएस्टर बंध। फॉस्फोएस्टर बंध। ठीक है, ध्यान रखना। कार्बन नंबर 1 के साथ बनता है, कार्बन 1 के साथ बनता है आपके एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, और कार्बन नंबर 5 के साथ बनता है वो आपके फॉस्फोएस्टर बंध। अब देखना बेटा, डीएनए के न्यूक्लियोसाइड्स कौन से होते हैं और आरएनए के न्यूक्लियोसाइड्स कौन से होते हैं। ठीक है। और डीएनए के और आरएनए के न्यूक्लियोसाइड, डीएनए का जो एडेनिन का न्यूक्लियोसाइड होगा वो होता है एडिनोसिन,
इसी तरह गुएनिन का क्या हो जाएगा, गुएनोसिन। साइटोसिन का क्या हो जाएगा, साइटिडीन। यूरेसिल का क्या हो जाएगा, यूरिडीन। इसी तरह डीएनए का क्या हो जाएगा, डीएनए का न्यूक्लियोसाइड्स की बात करें, डीऑक्सी एडिनोसिन, डीऑक्सी गुएनोसिन। ग्वानिन का हो जाएगा, साइटोसिन का हो जाएगा डीऑक्सी साइटिडीन हो जाएगा, और थाइमिडीन का क्या हो जाएगा, डीऑक्सी थाइमिडीन। बढ़ते बेटा नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। ये सिंपल सी इनकी स्ट्रक्चर दे रखी है, हालांकि एनसीईआरटी में नहीं है, अगर आप लोग बनाना चाहें एज यू विश, बाकी किसी भी कंपटीशन में नहीं पूछी जाती। अब बात करते हैं बेटा पॉलीन्यूक्लियोटाइड, देखते हैं क्या होता है। ठीक है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड क्या होते हैं, इधर देखना। ठीक है, मैं पहले सिंपल तरीके से एक और बता देता हूं, फिर अपन इस डायग्राम को देखेंगे। बेटा अभी अपन एक न्यूक्लियोटाइड बना रहे हैं, एक न्यूक्लियोटाइड बना रहा हूं, ध्यान से देखना बेटा। न्यूक्लियोटाइड, ये O, ठीक है, ये हो गया आपके H, यहां पर क्या जुड़ेगा, नाइट्रोजन क्षार। ठीक है, यहां पर HOH, यहां पर H, यहां पर H, यहां फॉस्फेट ग्रुप की जगह मैं पीएच लिख लेता हूँ, फॉस्फेट ग्रुप पीएच लिख रहा हूँ, केमिस्ट्री नहीं पढ़ रहे। ठीक है, इसी तरह एक और इसके नीचे मैं बना रहा हूँ, यहाँ पर H हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा नाइट्रोजन क्षार। ठीक है, और यहाँ पर OH, यहाँ पर H, OH, यहाँ ऊपर H रहेगा, OH नहीं रहेगा बेटा, एक मिनट। ठीक है, अब देखो वो H, और यहाँ पर क्या हो जाएगा H, यहाँ पर हो जाएगा फॉस्फेट ग्रुप। पीएच का मतलब क्या है बेटा, फॉस्फेट समूह। ठीक है ना, फॉस्फेट समूह जो फॉस्फोरिक एसिड के साथ। अब देखो बेटा क्या हुआ, ये वही है, ये एक आपके न्यूक्लियोटाइड है, ये आपके दूसरा न्यूक्लियोटाइड, और ये आपके तीसरा न्यूक्लियोटाइड। अब इसको अपन देखते हैं किस तरीके से क्या हो रहा है। बेटा देखो, ये रहा कार्बन नंबर 1, ये रहा कार्बन नंबर 2, ये रहा कार्बन नंबर 3, ये रहा कार्बन नंबर 4, ये रहा कार्बन नंबर 5। ये क्या है बेटा, कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, ये चौथा, ये पांचवा। इसी तरह इसमें भी देख लो 1 2 3 4 और ये 5 नंबर कार्बन। ठीक है, ये क्या है, ये वाली स्ट्रक्चर है बेटा नाइट्रोजन क्षार की। ठीक है, अभी आपको पीछे पढ़ाया है। ये क्या है बेटा, ये आपके फॉस्फोरिक एसिड की है, फॉस्फोरिक अम्ल है। ठीक है, और ये तो अपन जानते हैं, ये क्या है बेटा, ये है आपके शर्करा। अब देखो हुआ क्या, एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड के साथ कैसे जुड़ता है। बेटा बॉन्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। कौन सा बॉन्ड कहां होता है, अभी मैं एक स्लाइड लूंगा, उसके अंदर अपन लिख लेंगे। अब देखो बेटा, जो 3 नंबर पे कार्बन था, एक न्यूक्लियोटाइड के 3 नंबर पे जो कार्बन था वहां पे OH था, और दूसरे न्यूक्लियोटाइड के 5 नंबर कार्बन के बीच में एक बॉन्डिंग बन जाए। क्या कह रहा हूं, 3 नंबर कार्बन के ऊपर एक न्यूक्लियोटाइड के 3 नंबर कार्बन और दूसरे न्यूक्लियोटाइड के 5 नंबर के फॉस्फेट ग्रुप के बीच में एक बॉन्डिंग बन जाती है। इस बॉन्डिंग को बोलते हैं बेटा फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। क्या बोलते हैं बेटा, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, फॉस्फोडाइएस्टर बंध बोलते हैं। इंग्लिश के अंदर क्या बोलते हैं बेटा, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। कहने का मतलब कई सारे न्यूक्लियोटाइड जब आपस में फॉस्फोडाइएस्टर बंध की सहायता से जुड़ते चले जाते हैं, कई सारे न्यूक्लियोटाइड जब आपस में फॉस्फोडाइएस्टर बंध की सहायता से जुड़ते चले जाते हैं तो क्या किसका निर्माण होता है, तो बेटा फॉस्फोडाइएस्टर बंध का निर्माण होता है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट देखो बेटा, ये एक न्यूक्लियोटाइड है, ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड है। इन दोनों न्यूक्लियोटाइड के बीच में फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड है। इस तरीके से कई सारे न्यूक्लियोटाइड जो होते हैं वो आपस में जुड़ते चले जाते हैं। अब बेटा यहाँ पे एक ध्यान रखने योग्य बात है, देखना बेटा, ये इसका 1 नंबर कार्बन, ये 2 नंबर कार्बन, ये 3 नंबर, ये 4 नंबर और ये 5 नंबर। ठीक है, अब यहां पर देखो, एक सबसे लास्ट, पहले के और सबसे लास्ट वाले न्यूक्लियोटाइड को अपन देखते हैं। पहले के अंदर 5 नंबर कार्बन के ऊपर कौन फ्री पड़ा है, 5 नंबर कार्बन के ऊपर फॉस्फेट फ्री पड़ा है। 5 नंबर पे कार्बन है, इसलिए इसको कौन सा एंड कहते हैं बेटा, 5' सिरा बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, 5' सिरा। क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहां पर 5 नंबर कार्बन पर कार्बन संख्या, यहां पर कार्बन संख्या
कार्बन संख्या 5 पर एक फॉस्फेट मुक्त है। क्या प्रेजेंट पड़ा है बेटा? फॉस्फेट मुक्त अवस्था के अंदर पड़ा है। ठीक है, यहां देखो सबसे लास्ट में देखो, सबसे लास्ट के अंदर 3 नंबर कार्बन के ऊपर, यहां पर 3 नंबर कार्बन पर, 3 नंबर थर्ड कार्बन पर एक OH समूह, हाइड्रोक्सिल समूह क्या है? OH समूह या हाइड्रोक्सिल समूह जो है वह मुक्त पड़ा है, इसलिए इसको कौन सा सिरा बोलते हैं बेटा? इसको बोलते हैं 3' सिरा। इसलिए बेटा डीएनए और आरएनए के अंदर 5' और 3' सिरा लिखा जाता है। बढ़ते बेटा नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। शर्करा हो गया अपना, ये हो गया बेटा। नेक्स्ट देखते हैं थर्ड है बेटा फॉस्फोरिक एसिड। सबसे लास्ट कंपोनेंट न्यूक्लिक एसिड का वो है फॉस्फोरिक एसिड, जिसका बेटा फॉर्मूला जो होता है वो होता है H3PO4। ये उसका केमिकल स्ट्रक्चर है। अपन को बायोलॉजी वालों को कोई ज़्यादा लेना देना नहीं है, ये इसका स्ट्रक्चर याद रखो भी ठीक, नहीं याद रखो तो और बढ़िया है। फॉर्मूला जरूर याद रखना है H3PO4। एक इंपॉर्टेंट चीज़ बेटा, फॉस्फोरिक अम्ल में फॉस्फेट समूह के कारण, फॉस्फोरिक अम्ल में फॉस्फेट समूह के कारण डीएनए और आरएनए पर, डीएनए व आरएनए पर ऋणावेश पाया जाता है। ऋणावेश बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कौन सा चार्ज होता है बेटा? नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होता है। डीएनए और आरएनए पे क्या चार्ज होता है बेटा? नेगेटिव चार्ज। तो बेटा ये थी अपनी आज की क्लास। नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन है उसको अपन देख लेते हैं बेटा। बहुत ही शानदार वाले क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा कि पहला क्वेश्चन जो है, मोनोमर ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स आर। न्यूक्लिक एसिड के जो मोनोमर होते हैं वह कौन से होते हैं? देखना इधर, मोनोमर मतलब 1 लक। मोनोमर को हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा? 1 लक। न्यूक्लिक अम्ल के मोनोमर कौन होते हैं बेटा? अपन सब जानते हैं, अभी अपन ने पढ़ा कि जो न्यूक्लिक अम्ल होते हैं वह न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बने होते हैं। जो भी ऑप्शन के अंदर न्यूक्लियोटाइड है वो उसका आंसर हो जाएगा। पेप्टाइड ये नहीं होगा बेटा, पेप्टाइड नहीं होगा। न्यूक्लियोसाइड, ये बेटा देखो न्यूक्लियोसाइड नहीं होते हैं, न्यूक्लियोटाइड होते हैं। देखो यहाँ पे वो कंफ्यूजन करेगा आपको भी एग्जाम में। राइबो न्यूक्लियोसाइड्स नहीं बेटा, राइबो न्यूक्लियोसाइड भी नहीं होते। नन ऑफ दीज, क्या आंसर चला जाएगा बेटा? नन ऑफ दीज, क्योंकि आंसर क्या रहेगा? आंसर रहेगा आपका न्यूक्लियोटाइड। क्लियर है बेटा? अगला क्वेश्चन क्या है? डीएनए एंड आरएनए आर टाइप ऑफ। कह रहे हैं कि डीएनए और आरएनए क्या है? अभी पढ़ा बेटा, डीएनए और आरएनए क्या है? न्यूक्लियोटाइड है क्या? नहीं बेटा न्यूक्लियोटाइड नहीं है। न्यूक्लियोसाइड है? नहीं भाई न्यूक्लियोसाइड नहीं है। थर्ड क्या हो जाएगा? न्यूक्लिक अम्ल। क्या हो जाएंगे? न्यूक्लिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ दीज प्यूरिन। ये बेटा देख लो, थोड़ा सा मैं यहाँ पे बता देता हूँ किस तरीके से याद करने हैं बेटा। प्यूरिन 2 तरीके के होते हैं, एजी, ठीक है। अभी मैं बताता हूँ किस तरीके से याद करें। और पायरीमिडीन ये होते हैं 3 तरीके के, TCU। बेटा देखो, जब शादी होती है, शादी होने के बाद पत्नी अपने पति को किस नाम से बुलाती है? वो बेटा ओजी वाला जमाना का। कई बच्चे सोच रहे होंगे ओजी सुनते हो, नहीं एजी सुनते हो। तो प्यूरिन क्या है? एजी। ऐसे याद रखने का तरीका बेटा, प्यूरिन होती है एडेनिन और गुआनिन। और स्कूल से पास होने के बाद अपन लोग क्या लेके जाते हैं? स्कूल से पास होने के बाद ले जाते हैं बेटा टीसी। क्या लेके जाते हैं? टीसी। तो याद ध्यान रखना है कि प्यूरिन कौन सी है? एजी। और स्कूल से पास होने के बाद क्या लेके जाते हैं? टीसी। तो पायरीमिडीन कौन सी है? टीसी। इसके बेसिस के एक क्वेश्चन पक्का आता है, श्योर कह रहा हूं। सिंपल तरीके से याद रखना, एजी, टीसी और यू तो है, जहां पे टी है वहां यू है। विच ऑफ दिस इज अ प्यूरिन। क्या पूछा है कि निम्नलिखित में कौन सा प्यूरिन है? तो प्यूरिन कौन सा? ए और जी। ए ये रहा, और जी कहीं है क्या? नहीं है, बस ए उत्तर हो जाएगा। ये देखो कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पे ये दे रखा है, मोर देन 1 इज करेक्ट। नहीं, मोर देन 1 कहाँ से करेक्ट है? एडेनिन आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेंथ ऑफ डीएनए इज यूजुअली डिफाइंड एज। बेटा किसी भी डीएनए की जो लेंथ है, हालांकि अपन इस टॉपिक को बहुत आगे अच्छा क्लियर करेंगे। डीएनए की जो लेंथ है उसके अंदर नाइट्रोजन बेस कितने हैं, उसके अंदर न्यूक्लियोटाइड्स कितने हैं। जितने ज्यादा न्यूक्लियोटाइड्स होंगे, जितने ज्यादा नाइट्रोजन बेस होंगे, उसकी लेंथ उतनी ज्यादा होगी। तो लेंथ ऑफ डीएनए इज यूजुअली डिफाइंड एज, क्या मतलब डीएनए की लंबाई निम्नलिखित में से कौन सी चीज डीएनए की लंबाई को मतलब बता रही है? नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट इन इट, बिल्कुल सही आंसर है। नंबर ऑफ पेयर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, बिल्कुल सही आंसर। नंबर ऑफ पढ़ना ही नहीं है बेटा, ऑल ऑफ द अबव होगा, क्योंकि 2 ऑप्शन राइट है तो
101%। ये बेटा क्या तरीका है, मैं आपको जब एमसीक्यूज कराऊंगा तो बताऊंगा। अगर 2 ऑप्शन राइट है तो तीसरा पढ़ना नहीं, सीधा डी ऑप्शन लगा दो। इससे क्या होगा, आपका टाइम बचेगा, बायोलॉजी में टाइम बचेगा, उसको यूटिलाइज करना है फिजिक्स के अंदर। फिर भी बता देता हूँ कि नंबर ऑफ बेस पे प्रेजेंट, बिल्कुल ऑल ऑफ द अबव आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है नाइट्रोजनस बेस इज लिंक टू विच कार्बन ऑफ पेंटोज शुगर। अभी अपन ने बताया था बेटा, न्यूक्लियोटाइड की स्ट्रक्चर देखो, न्यूक्लियोटाइड की देख लेते हैं। यहाँ पे जुड़ता है नाइट्रोजन क्षार, यहाँ पे नाइट्रोजन क्षार जुड़ता है, ये 1 नंबर कार्बन, ये 2 नंबर कार्बन, ये 3 नंबर कार्बन, ये 4 नंबर कार्बन, और यहाँ पर है 5वां कार्बन, ये रहा आपके 5वां नंबर कार्बन। तो नाइट्रोजन क्षार कौन से कार्बन से जुड़ता है, 1 नंबर कार्बन से जुड़ता है। आंसर चला जाएगा 1 नंबर कार्बन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, नाइट्रोजन बेस इज लिंक टू पेंटोज शुगर। ये बेटो अभी अपन ने बताया, अभी लास्ट स्लाइड में क्या था, नाइट्रोजन बेस इज लिंक टू पेंटोज शुगर बाय विच बॉन्ड, बाय एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। तो बेटा आज के इस टॉपिक के अंदर इतना ही। नेक्स्ट क्लास अपन इसी का लेक्चर 1 मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का लेक्चर 1 तैयार करेंगे। थैंक यू वेरी मच।